अब हम लोग बेसिकली इसे पढ़ने वाले हैं कि इसमें डिसऑर्डर्स क्या-क्या हो सकता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसमें डिसऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारा ज़ेल्विगर सिंड्रोम। इसको हम लोग सेरेब्रो हेपेटोरीनल सिंड्रोम भी कहते हैं। सेरेब्रो का मतलब होता है ब्रेन, हेपेटो का मतलब होता है लिवर और रीनल का मतलब होता है तुम्हारा किडनी। मतलब इन तीनों जगह पे बेसिकली प्रॉब्लम आता है। तो सेरेब्रो हेपेटोरीनल सिंड्रोम, ये ऑक्सीडेशन होता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, वो अफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फंक्शनल पेरोक्सिसम नहीं होता। हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेशन होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, वो कहाँ पे होता है? पेरोक्सिसोम के अंदर में। अगर पेरोक्सिसोम ही तुम्हारा फंक्शनल नहीं है, अगर फंक्शनल पेरोक्सिसम अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, और जिसकी वजह से ज़ेल्विगर सिंड्रोम हो जाता है। इसको सेरेब्रो हेपेटोरीनल सिंड्रोम भी कहते हैं। दूसरा डिजीज़ होता है रेफसम डिजीज़। इससे 3 सिम्पटम्स दिखाई देते हैं बेसिकली। एक न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स दिखाई देगा तुम्हें, फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो जाता है। व्हाट इज़ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा? इसमें प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन होता है रेटिना का, स्पेशली जो रॉड्स होता है उसका डीजेनरेशन होने लगता है। फिर देखने को मिलता है हम लोग को अटेक्सिया। अटेक्सिया बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। जब अटेक्सिया बेसिकली बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब कॉमन नहीं है बेसिकली, मतलब एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है अटेक्सिया क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बेसिकली इतना याद रख लो कि बस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होता है बेसिकली इसमें पर्सन का। जैसे कि अगर वो वॉक कर रहा है तो वो तुमको लगेगा कि मतलब प्रॉपर नहीं हो रहा है। अगर वो बात, मतलब बेसिकली यही है। जैसे कभी कभी होता है कि ड्रंकन गेट टाइप का, मतलब होता है अटेक्सिया इस बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सिड्स के बारे में। इसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी कहते हैं। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या होता है कि ये 10 देखो, जो 10% ऑफ द केस होता है ना सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का, वो बेसिकली इसी की वजह से होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज की। असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये बताओ कि असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज क्या कर रहा था? वहाँ पे देख सकते हो कि असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज जो है बेसिकली असाइल कोएंजाइम को ट्रांसफिनोल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर रहा है। अगर इसी का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अगर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, राइट? और अगर उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है बेसिकली कि जब उन लोग को एनर्जी नहीं मिल रहा होता है ऐसे में, तो मान लो कि जब उन लोग ग्लूकोज ले रहा है खा रहा है, जब उनके बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट अच्छा खासा बढ़ा हुआ है तब तो ठीक है कि ग्लूकोज का अमाउंट उनके पास अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, तो वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करके उनकी बॉडी की एनर्जी यूज़ करेगी। लेकिन अगर उसके पास मान लो कि अगर जो उसका मील है, खाने का वक्त है, समय है, अगर वो 12 आवर्स से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट जो है बेसिकली ख़त्म हो चुका है ग्लूकोज उसकी बॉडी से, तो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर में अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है तो वो फैट का यूज़ करता है एनर्जी को लेने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जो सिड मतलब ये जो बच्चे होते हैं जिसमें असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो वो ये एंजाइम ही नहीं है उनमें, तो वो बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड हो ही नहीं सकता उनमें। मतलब वो फैट का यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर वो एनर्जी उनमें आएगा ही नहीं तो फिर उनके पास बेसिकली क्या हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है इन्फेंट में ही। और ये बेसिकली नॉर्मली देखा जाता है कि रात के वक्त ही होता है, क्योंकि सुबह में इंसान तो खिला ही देता है, लेकिन रात में अगर 12 घंटे से ज़्यादा अगर मील में गैप आ जाता है तो ऐसे बच्चों का डेथ हो जाता है। एक लास्ट है जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस। ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ द ईटिंग ऑफ अनराइप अक्की फ्रूट। एक अक्की फ्रूट होता है, इसको जब अनराइप ही अपन खा लेते हैं, कच्चा ही जब इसको खा लेते हैं, तो इसमें ना बेसिकली एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जिसको हाइपोग्लाइसिन ए कहते हैं। और ये टॉक्सिन जो होता है वो फिर से इनहिबिट करता है किसको? असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज के साथ, मतलब असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज को। और वही सेम कंडीशन हो रहा है कि तुम्हारा असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज अगर फिर से चला गया तो क्या हो जाएगा? असाइल कोएंजाइम ट्रांसफिनोल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और फिर उसके बाद तुम्हारा बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पूरा ब्लॉक। और अगर ब्लॉक हो गया तो सेम कंडीशन, नहीं खा रहे हो, मील में गैप हो जा रहा है 12 घंटे से ज़्यादा, तो एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, फिर डेथ हो सकता है। तो जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस, सिड्स हो गया, रेफसम डिजीज़, जेलविगर सिंड्रोम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स होता है, विच इज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और शेयर करो दोस्तों, क्योंकि शेयर करोगे तो अच्छा बात होगा।
ठीक है यार, अच्छी बात है शेयर करना।